हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आप सभी का ड्रीम अचीवर्स एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 18 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लास्ट में वीडियो को लाइक कीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। चलिए हम आज के करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। आज के करंट अफेयर्स सीरीज को हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, पीआरसीआई उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इसके हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है एनएमडीसी, सेकंड ऑप्शन है ओएनजीसी, थर्ड ऑप्शन है एमआरटीसी और फोर्थ ऑप्शन है सीआरएनसी। इसका हमारा जो राइट आंसर है वो जाएगा एनएमडीसी। एनएमडीसी ने पीआरसीआई उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। एनएमडीसी की बात हो रही है तो एनएमडीसी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एनएमडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 15 नवंबर 1958 को हुई थी। एनएमडीसी ने पीआरसीआई वैश्विक संचार सम्मेलन के 16वें सत्र में, ये 16वें नंबर का सम्मेलन था। इसमें एनएमडीसी ने चैंपियन ऑफ चैंपियंस अवार्ड जीता है। इसमें 14 कॉर्पोरेट कंपनियों ने भाग लिया था। उनमें से जो सबसे अच्छे परफॉर्मेंस इस कंपनी का रहा वो एनएमडीसी है। एनएमडीसी को यह पुरस्कार भारतीय जनसंपर्क परिषद पीआरसीआई द्वारा एक वैश्विक संचार सम्मेलन आयोजित किया गया था। कोलकाता में इसका आयोजन हुआ था सम्मेलन का। इसी में इसको चैंपियन ऑफ चैंपियंस अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर होगा आपको इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नावी टेक्नोलॉजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? फर्स्ट ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी को, सेकंड ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर को, थर्ड ऑप्शन है युवराज सिंह को और फोर्थ ऑप्शन है विराट कोहली को। अब इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा एमएस धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी को नावी टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नावी टेक्नोलॉजी एक पर्सनल लोन, होम लोन और इंश्योरेंस आदि जैसी वित्तीय उत्पाद बेचने वाली एक प्राइवेट कंपनी है। इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया है। कंपनी ने क्रिकेटर के साथ हॉटस्टार पर अपना पहला डिजिटल विज्ञापन भी लॉन्च किया है। इस कंपनी का लक्ष्य है कि जो वित्तीय क्षेत्र में जो पुराने पारंपरिक तरीके हैं उन्हें समाप्त किया जाए, खत्म किया जाए और डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाए वित्तीय सेवाओं में। नावी कंपनी जो है, अगर इसकी बात हो ही रही है तो इसके बारे में कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि नावी का हेडक्वार्टर कहाँ है तो बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना दिसंबर 2018 में हुई थी और इसकी स्थापना की थी सचिन बंसल जी और अंकित अग्रवाल जी ने। इन दोनों पर्सन ने मिलकर इस कंपनी की स्थापना की थी दिसंबर 2018 में और है एक ऑनलाइन वित्तीय सेवा उपलब्ध करवाने वाली एक कंपनी है। ठीक है, आपको इतनी जानकारी समझ में आ गई होगी। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय प्रेस दिवस, नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 16 नवंबर को, 17 नवंबर को, 18 नवंबर को या 15 नवंबर को। हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 16 नवंबर को। 16 नवंबर को हम राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है भारतीय प्रेस परिषद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को सम्मानित करने के लिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है।
इस बार 16 नवंबर को जो प्रेस दिवस मनाया गया, ये 56वां राष्ट्रीय प्रेस दिवस था। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पहली बार साल 1966 में मनाया गया था, जब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 4 जुलाई 1966 को होती है। इसके बाद 16 नवंबर 1966 को पहला भारतीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद जो है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसकी जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष का हैं वो हैं श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भारतीय प्रेस परिषद की, तो संविधान से रिलेटेड एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो स्थापना है वो भारतीय संसद के द्वारा 4 जुलाई 1966 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा आपको इतना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 16 नवंबर को, सेकंड 17 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 18 नवंबर, और लास्ट ऑप्शन है 15 नवंबर को। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 16 नवंबर को। हम 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जो है समाज में जागरूकता फैलाने के लिए, जन जन जागरूक हो उसको फैलाने के लिए, तथा समाज में जो हिंसा की भावना है, नकारात्मक सोच है, इनको खत्म करके अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए इस डे को मनाया जाता है 16 नवंबर को। इसलिए हम हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस की घोषणा वर्ष 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। इस वर्ष दुनिया में अहिंसा और सहिष्णुता को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के लिए यूनेस्को ने एक पुरस्कार का जो है शुभारंभ किया है। जिस पुरस्कार की शुरुआत यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की है, उस पुरस्कार का नाम है यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार, जो कि स्थापित किया गया है सिर्फ जो कि समाज में सहिष्णुता, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, उन्हें अब यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा आपको इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की है, यह कब प्रदान किए जाएंगे? तो इसके हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 30 नवंबर को, सेकंड 29 नवंबर को, थर्ड 18 नवंबर को, और फोर्थ है 25 नवंबर को। इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 30 नवंबर को। तो 30 नवंबर को हम युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरित करेगा। इसके लिए खेल मंत्रालय ने और युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है उसने मिलकर एक घोषणा की है कि जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं 2022 के, वो जितने भी पुरस्कार विजेता हैं उन्हें 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में भी एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिस समारोह में सभी को बुलाया जाएगा और भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा उन्हें पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर साल खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए दिए जाते हैं। अब इनमें हम 3 प्रकार के पुरस्कार जो मेनली अभी दिए जा रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि अर्जुन पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है और ध्यानचंद पुरस्कार है। तो अगर हम अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने 4 वर्ष के अंदर नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन और खेल भावना दिखाने के लिए दिया जाता है। ऐसे जो खिलाड़ी होते हैं 4 वर्ष के अंदर, ऐसे खिलाड़ियों को चयनित किया जाता है जो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, जिनमें नेतृत्व की क्षमता होती है, खेल का कौशल होता है और अनुशासन होता है। ऐसे खिलाड़ियों को चयनित करके
अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो कोचों को दिया जाता है। इसमें भी जो कोच निरंतर आधार पर उत्कृष्ट और मेधावी कार्य करने और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए जो कराते हैं उनके लिए दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचों को विशेष तौर पर दिया जाता है, एक खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता है, एक कोचों को दिया जाता है। लास्ट जो हम इस बार इस समय बात करने वाले हैं वो है ध्यानचंद पुरस्कार। यह उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेल में योगदान दिया है और जो सेवानिवृत्ति के बाद भी खेल आयोजनों को बढ़ावा देने में योगदान देते हैं। उन खिलाड़ियों को हम ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित करते हैं, एक किया जाता है। अब हम उन खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं जिनको पुरस्कार मिलने वाले हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है एक खिलाड़ी को मिलने वाला है जिनका नाम है शरद कमल अजंता, जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अर्जुन अवार्ड की। तो इस तरफ मैंने खिलाड़ियों के नाम मेंशन किए हैं, दूसरी तरफ मैंने खेल के नाम मेंशन किए हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे हैं सीमा पुनिया जी हैं, ये एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। इसके बाद एल्ड हॉस पॉल हैं, ये भी एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। अविनाश मुकुंद सावले जी हैं, ये भी एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। इसके बाद लक्ष्य सेन और एच.एस. प्रणय, ये दोनों हमारे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इसके बाद अमित पंघाल जी हैं और निकत जरीन जी हैं, ये दोनों बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं। इन्हें भी अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी जी चेस के खिलाड़ी हैं। रमेश बाबू प्रज्ञानानंद, ये भी चेस के खिलाड़ी हैं दोनों, इनको भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दीप ग्रेस इक्का हॉकी के खिलाड़ी हैं। सुशीला देवी जूडो की खिलाड़ी हैं। साक्षी कुमारी कबड्डी की खिलाड़ी हैं। नैन मोनी साक्या लॉन बॉल की खिलाड़ी हैं। सागर कैलाश ओभलकर मलखंभ के खिलाड़ी हैं। एला बेनीवलरिवन शूटिंग की खिलाड़ी हैं। ओम प्रकाश मित्रवाल जो हैं वो शूटिंग के खिलाड़ी हैं। श्रीजा अकुला टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। विकास ठाकुर जी वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं। अंशु और सरिता ये दोनों कुश्ती के खिलाड़ी हैं। प्रवीण जो है वो वुशु के खिलाड़ी हैं। मानसी गिरीशचंद्र जोशी पैरा बैडमिंटन है। तरुण ढिल्लो भी पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। स्वप्निल संजय पाटिल पैरा स्विमिंग में इनको अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है। और जेरलिन अंकिता जी डीप बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, क्लियर होगा आपका इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अभी 2-3 प्रकार के अवार्ड और बचे हुए हैं, चलिए उनको और देख लेते हैं हम एक बार। तो देखिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो किन खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। तो नंबर 1 पे है अश्विनी अंकुशी सी, ये इनका जो खेल है वो है एथलेटिक्स। सेकंड नंबर पे हैं धर्मवीर सिंह जी, इनका खेल है हॉकी। थर्ड पे हैं बीसी सुरेश, इनका खेल है कबड्डी। फोर्थ पे हैं नीर बहादुर गुरुंग, ये भी पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। इन सभी को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं, सामान्य कैटेगरी और लाइफ टाइम कैटेगरी। सामान्य कैटेगरी में 4 खिलाड़ियों को दिए गए। नंबर 1 है जीवन ज्योति सिंह तेजा, जो कि तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं, तीरंदाजी के कोच हैं। अगले हैं मोहम्मद अली कमर, जो कि बॉक्सिंग के कोच हैं। अगले हैं सुमा सिद्धार्थ सरूर, जो कि पैरा शूटिंग के खिलाड़ी कोच हैं। सुजीत मान कुश्ती के कोच हैं। इन सभी चारों कोचों को जो है द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है, वो भी सामान्य कैटेगरी में। अब बात कर लेते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी में किन किन को मिला है। तो नंबर 1 पे नाम है दिनेश जवाहरलाल, जो कि क्रिकेट के कोच हैं। दूसरा विमल प्रफुल्ल घोष, जो कि फुटबॉल के कोच हैं। राज सिंह, जो कि कुश्ती के कोच हैं।
इन सभी को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है, जो कि लाइफ टाइम कैटेगरी में इनको प्राप्त हुआ है। अगला हम उन संस्थानों की बात कर लेते हैं जिनको खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो नंबर 1, युवा खिलाड़ियों को पहचान और प्रोत्साहन के लिए जो संस्थान जिम्मेदार है वह ट्रांसस्टार एंटरप्राइजेस, इसको पुरस्कृत किया गया है। खेल को बढ़ावा देने के लिए कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को सपोर्ट किया जा रहा है। इस संस्थान को खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 दिया जा रहा है। विकास के लिए खेल लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में, और इन खिलाड़ियों के नाम आप एक बार इनके खेल याद करके रखें। और ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किन किन को कौन कौन से अवार्ड मिल रहे हैं। इनमें से अप्रोक्स एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है गोवा, सेकंड मुंबई, थर्ड दिल्ली और फोर्थ है हैदराबाद। इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा गोवा। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस फिल्म महोत्सव का जो आयोजन है वो 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में किया जाएगा। इस महोत्सव में स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक हैं कार्लोस सोराजी, जो कि गोवा में इस जो आयोजित हो रहा है 53वें नंबर का भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसमें इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा। अब हम गोवा के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो आयोजन है वो गोवा में होने वाला है, तो इससे हमें गोवा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गोवा के अन्य नामों से। तो गोवा के अन्य नामों में गोपकपट्टन, गोवा राष्ट्र, गोपकपुरी, गो अंचल, गोबे, गोवापुरी, गोपकपाटन और गोमंत आदि नाम शामिल हैं। इसके बाद अगर बात की जाए महाभारत काल में गोवा को क्या कहा जाता है, तो महाभारत काल में गोवा का जो उल्लेख है वो गोप राष्ट्र यानी कि गोपालकों का देश, इस नाम से जो है महाभारत काल में गोवा को जाना जाता था। टॉलमी ने गोवा का उल्लेख जो है 200 के आसपास गोवा के रूप में किया है। टॉलमी ने इसको गोवा के रूप में इसका उल्लेख किया है और महाभारत काल में से गोपालकों के देश के रूप में जाना जाता था। इसकी राजधानी है अभी फिलहाल पणजी और इसके मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी, जो कि बीजेपी के हैं, और ये 13वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं गोवा के। अब राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल हैं PS श्रीधरन, गोवा के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन। विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 40 हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की केवल 2 सीटें हैं। गोवा का जो प्रमुख उद्योग है वो पर्यटन है। यहाँ के जो मेनली जो इनका जो बिजनेस है वो पर्यटन पर आधारित है। यहाँ पर बीच वगैरह हैं, उन पर लोग घूमने आते हैं, उसी के आधार पर यहाँ पर सरकार का राजस्व और इन लोगों की जो है आमदनी इसी पर डिपेंड करती है। इनका प्रमुख उद्योग मुख्य रूप से पर्यटन है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, आपको ये फैक्ट याद रखना चाहिए। गोवा में केवल 2 जिले हैं, एक जिले का नाम है उत्तर गोवा, दूसरे का नाम है दक्षिण गोवा। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट हुआ आपको इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है भारत, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा चीन और फोर्थ अमेरिका। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा इंडोनेशिया। अभी हाल ही में G20 का जो है सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो इंडोनेशिया के एक शहर जिसका नाम बाली है वहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें सभी बड़े बड़े देशों के जो है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भाग लेंगे तथा इसमें मुख्य रूप से
हम जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी इसमें भाग लेने के लिए गए हुए हैं और इस सम्मेलन में मुख्य रूप से एक साथ पुनर्प्राप्त करें, मजबूत हो जाएं। इसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन है, एक वास्तुकला है, डिजिटल परिवर्तन है, स्थायी ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा आदि से संबंधित जो मुद्दे हैं इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित दुनिया भर के नेता बाली शहर में होने वाले इस शिखर सम्मेलन में एकत्रित हुए हैं। और ये सम्मेलन जो है G20 का 70वें नंबर का शिखर सम्मेलन है। G20 ग्रुप जो है G20 ग्रुप जो है वो 19 देशों और एक यूरोपीय संघ से मिलकर बना हुआ एक अंतर सरकारी मंच है। यह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन समन और सतत विकास जैसे प्रमुख वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित है। वर्ष 2022 के लिए G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास है। G20 संस्था औद्योगिक और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मिश्रण से बनी हुई एक ग्रुप है जिसमें कि मुख्य रूप से औद्योगिक और जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उन्हीं को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी प्रसारक प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सुनील शास्त्री, सेकंड ऑप्शन है गौरव द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन है कृष्ण शंकर माथुर, फोर्थ ऑप्शन है उमाकांत बरकले। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा गौरव द्विवेदी जी। गौरव द्विवेदी जी को सरकारी प्रसार भारती का CEO नियुक्त किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ संवर्ग के 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं गौरव द्विवेदी जी। इनको सरकारी प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये जिस दिन से ज्वाइन करेंगे उस दिन से इन्हें 5 साल के कार्यकाल तक के लिए कार्य करना होगा। इससे पहले जो द्विवेदी जी हैं ये एक भारत सरकार के नागरिकों से संबंधित संवाद मंच है जिसका नाम है माई गवर्नमेंट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। अब इन्हें वहां से सेवानिवृत्त कर इनको मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है सरकारी प्रसार भारती का। इनसे पहले जो सरकारी प्रसार भारती है उसका जो CEO नियुक्त किए गए थे वो थे शशि शेखर वेम्पति, जो कि 2017 में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था और 2022 में इन्होंने पद का त्याग किया है। प्रसार भारती के जो कार्यकारी अधिकारी थे वेम्पति जी, इनका कार्यकाल पूरा हो गया था। इसके बाद से जो है इसी साल 2022 में जून में दूरदर्शन के जो महाप्रबंधक हैं मयंक अग्रवाल जी, वो इनके अतिरिक्त प्रभार को संभाले हुए थे। इसलिए अब यहाँ पर जो है नए CEO नियुक्त किए गए हैं, दो गौरव द्विवेदी जी हैं। अब हम प्रसार भारती की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 23 नवंबर 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CEO हम आपको बता ही चुके हैं, गौरव द्विवेदी जी को इसका CEO नियुक्त किया गया है। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ICC की मोस्ट वैल्यूएबल T20 विश्व कप टीम में किन भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है? इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन है विराट कोहली, सेकंड सूर्य कुमार यादव, थर्ड दोनों को और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों को। विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव जी, इन दोनों खिलाड़ियों को जो है ICC की मोस्ट वैल्यूएबल T20 विश्व कप टीम में स्थान प्राप्त हुआ है।
आईसीसी की टीम में जो है 6 देशों के अलग अलग देशों के खिलाड़ियों को जगह मिली है, जिन्हें आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में शामिल किया गया है। इसमें विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचे भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों के नाम भी शामिल हैं। इंग्लैंड के विकेटकीपर, कप्तान और सलामी बल्लेबाज जॉस बटलर, उनके सलामी जोड़ीदार एलेक्स हेल्स, सैम करन का नाम भी शामिल है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के स्टार खिलाड़ी ग्लेन फिलिप हैं और पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी, इसके बाद जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा। इस टीम का जो है चयन सिलेक्शन पैनल के द्वारा किया गया, जिसमें कमेंटेटर जो है इयान बिशप, मेल जोन्स, शिवनारायण चंद्रपोल, वसीम खान, पार्थ बहादुरी आदि शामिल हैं। आईसीसी की इस मोस्ट वैल्यूएबल T20 विश्व कप की जो टीम है, इसमें मुख्य रूप से एलेक्स हेल्स, जॉस बटलर, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ग्लेन फिलिप, सिकंदर रजा, शादाब खान, सैम करन, एंड्रिक नॉर्कियन, मार्क वुड, शाहीन शाह अफरीदी आदि खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली, सेकंड मुंबई, थर्ड चेन्नई, फोर्थ भोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दिल्ली। दिल्ली में जो है हाल ही में 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का जो आयोजन है वो दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जा रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में 41वें नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है वो शुरू हो रहा है। इस मेले का जो उद्घाटन है वो सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश एवं अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहेंगी। 14 नवंबर से इस महीने के अंतिम सप्ताह यानी 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले की जो थीम है वो है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, ये इसकी थीम रखी गई है। इस मेले को आज़ादी का अमृत महोत्सव की झलक देखने को मिलेगी। वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत भारतीय उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। मेले में लगभग 2500 प्रदर्शक शामिल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है आपको इतना? ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारी वीडियो देख रहे थे, आपने हमारी पूरी वीडियो देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे से चैनल पर हिस्ट्री की वीडियो, पॉलिटी की वीडियो, ज्योग्राफी की वीडियो, पंचायती राज व्यवस्था, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश एवं साइंस और कंप्यूटर की क्लासेस भी बहुत जल्दी इस चैनल पे आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा कर रखें, ताकि हमारी जैसे ही अगली वीडियो आए आपको तुरंत पता चल जाए और आप अपनी इस तैयारी को मजबूत करें। ठीक है, धन्यवाद।